तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को हम देख रहे थे। तो गाइज काफी सारी चीजें हम देख बैठे हैं और काफी सारी अभी देखने को बाकी हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, जिसकी वेटेज जो है ये 30 मार्क्स की आउट ऑफ 120 मार्क्स में। तो गाइज इसमें लगभग आपको जो है वो 15 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर भी बैठे हैं और इसमें हम देखेंगे क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है बैलेंस शीट। तो गाइस बैलेंस शीट क्या होती है, अलग अलग हमने अकाउंट्स बनाए हैं, अब हम लगभग अपने फाइनल स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट जो है ये भी आपकी जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं गाइस, उन्हीं में से एक ये स्टेटमेंट है। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये बैलेंस शीट होती क्या है, उसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि बैलेंस शीट को तैयार करने वक्त जो हम फॉर्मेट अपनाते हैं वो कौन सा होता है, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कौन सी चीजें कौन कौन सी साइड हमको रिकॉर्ड करनी है ये भी हम देखेंगे। और एट द एंड हम ये देखेंगे इसका पार्ट जो होगा वो होगा बैलेंस शीट को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस आपका कैपिटल आ जाएगा। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका इक्वल होगा, कैसे इसको इक्वल करना है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस वो आपने अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड की हुई है, कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ी है। तो गाइस ये देखने के बाद हम एट द एंड देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बैलेंस शीट से। तो गाइस यहाँ पर आपको मैं एक बता दूं कि ये हमारे पास टोटल जो है ये आपको 15 टॉपिक्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। तो इसमें ये 13th वाला जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने ये कवर किया था, तो इस वीडियो में बैलेंस शीट के रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट जो है ये क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से लेके वीडियो के अंत तक जो है ये जुड़े रहना है। तो गाइस देखते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। तो गाइस क्या है ये बैलेंस शीट, देखिए बहुत खूबसूरत ये लिखा है, बैलेंस शीट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ बिजनेस फिनेंशियल कंडीशन एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम यूजुअली एट द क्लोज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। कि एक अकाउंटिंग पीरियड, मानिए हम यहाँ पर फिजल ईयर जो है इसको ले लेते हैं। तो जब भी हमारा फिजल ईयर गाइस शुरू होता है, तो हम अगर इंडिया की बात करें तो ये हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है। उस साल का जो दिसंबर होगा उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये हमारा 31 मार्च तक चलता है। तो गाइस इस पीरियड में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की रात के 12 बजे तक का जो हमारा समय होगा, तो गाइस इस तक उस बिजनेस में किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन ट्रांजैक्शंस से क्या बिजनेस को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, यानी जो अभी उसकी फिनेंशियल कंडीशन है गाइस उसको अगर हमें देखना है तो हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट क्या होती है सब डिटेल में बताऊंगा आपको। तो बैलेंस शीट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर एक असेट्स का कॉलम होगा, लायबिलिटीज एंड ओनर्स आर स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी। तो भाई यहां पर आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी ये होगा आपका असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, यहां पर आपको कई बार इक्विटी भी देखने को मिल सकता है, यहां पर आपको कई बार कैपिटल भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस दोनों का मतलब एक ही होता है। कैपिटल जनरली हम तब यूज करते हैं जब यहां पर जो बिजनेस करने वाला है ये अकेला मालिक है, इसका ओनर इकलौता वो आदमी है यानी सोल प्रोप्राइटर है। लेकिन अगर इसमें अलग अलग पार्टनर्स जो है वो बिजनेस को मिलके चलाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा इक्विटी होगी, यानी जो भी वो कैपिटल होगा उसमें अलग अलग पार्टनर्स का शेयर होल्डिंग होगी, तो इसी को हम कहते हैं इक्विटीज, यानी जो पार्टनर्स इक्विटी। तो गाइस किस प्रकार से ये बैलेंस बराबर करना है ये भी हम देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी, एक असेट देखने को मिलेगा, लायबिलिटी देखने को मिलेगा या फिर इक्विटी देखने को मिलेगी जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, इट ऑफर्स अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट योर बिजनेस ओन्स। यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके बिजनेस के पास ओरिजिनली अपना पैसा कितना है, व्हाट इट ओज एज वेल एज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इट्स ओनर्स। यहां पर ओज का मतलब हो गया कि यहां पर आपके इस बिजनेस के ऊपर अभी लायबिलिटी कितनी है या फिर जो इसके इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी कितनी है। तो भाई यहां पर जो है ये आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। अब बैलेंस शीट टेल्स यू अ बिजनेस इज वर्थ एट अ गिवन टाइम। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मानिए यहां पर एक हमारा पार्टनर है, उसका एक हमारा बिजनेस का मालिक है, उसका नाम है राम।
तो राम ने जो है यहाँ पर 100 करोड़ जो है ये इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगी ये क्या बनेगी, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल तो हमारे पास आ गया 100 करोड़ का, लेकिन इसने जो है 50 करोड़ का लोन भी लिया हुआ है। तो यानी जो लोन लिया है इसको अभी पेमेंट उसकी करनी है, अभी ये देना है, चुकाना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। यानी ये 100 करोड़ इसने अपना लगाया है बिजनेस में और 50 करोड़ इसने लाइबिलिटी ली है। इसका जो टोटल बिजनेस है वो है इसका 50 करोड़। असेट्स गाइस वो चीज होती है जिसको आप इंप्लॉय करके जो है आप अर्निंग्स कर सकते हैं, और पैसा आपका जो कमाएगा वो आपके असेट्स ही होंगे। तो यहां पर देखिए इस बिजनेस में रियल पोजीशन हमें पता चलता है बैलेंस शीट से, हमें यह पता चलता है कि टोटल हमारा बिजनेस जो है ये तो 150 करोड़ का है, लेकिन इसमें हमारा जो अपना कैपिटल है गाइस ये सिर्फ 100 करोड़ का ही है, क्योंकि 50 करोड़ अभी हमको देने हैं। यानी आप 150 से जब 50 करोड़ को माइनस कर लोगे तो आपके पास जो है उस बिजनेस की जो रियल नेटवर्थ होगी वो आपको 100 करोड़ मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा गाइस, ये आपको बताएगी ये बैलेंस शीट बताएगी। तो गाइस क्या होती है बैलेंस शीट, कौन कौन सा कॉलम कौन सी साइड होता है, सब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। तो गाइस जब भी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहां पर आपको ये भी टी फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। तो टी फॉर्मेट में जब आप इसे देखेंगे तो यहां पर आपका जो लेफ्ट साइड होगा जिसे हम डेबिट साइड भी कहते हैं, ये हमारा एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा, या यहां पर जो हमने रिकॉर्डिंग्स पीछे वाले अकाउंट्स में यानी ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में लेजर में जो भी वहां पर की हैं, वो जहां पर भी हमारे एसेट्स की या डेबिट साइड्स की जो भी अकाउंट है उस सब का डेटा हम जो है यहां पर लिखेंगे, और यहां पर हमारे राइट साइड हो जाएगा क्रेडिट का डेटा। तो राइट साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का। तो गाइस यहां से आपको क्वेश्चन जो है लगभग जो भी बैलेंस शीट से क्वेश्चन आएंगे, अगर वो 3 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे, इसी स्लाइड से होंगे। अगर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं तो मिनिमम आपका 1 क्वेश्चन जो है वो इसी से देखने को मिलेगा। तो असेट्स साइड जो है ये बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाया जाता है कि इस बिजनेस के पास अभी करंट असेट्स कितने हैं। तो गाइस इसमें आपको दिखाना है कैश कितनी है या कैश के इक्विवेलेंट्स कितनी चीजें हैं। मानिए उसमें कैश इन हैंड कितना है या कैश के इक्विवेलेंट्स, जैसे उसके पास चेक्स कितने हैं, ड्राफ्ट्स कितने हैं, तो ये सारे जो हमें करंट एसेट्स के अंडर जो है इनको नोट डाउन करना है। उसके बाद हमें ये भी देखने हैं कि मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज हैं वो कितनी है गाइस, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज गाइस वो होती हैं जैसे आपका मानिए कोई बिजनेस है और यहाँ पर एक और बड़ा बिजनेस है, उसने आपसे जो है वो पैसा, गाइस यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज का आपने काफी बार जो है ये एक बॉन्ड का कंसेप्ट सुना होगा। तो गाइस ये बॉन्ड क्या होता है, मानिए कि मेरे पास जो है वो 100 लाख रुपया है, मानिए मेरे पास 100 लाख है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से 50 लाख अपने पास रहने देता हूं, लेकिन एक और कोई कंपनी है तो वो कंपनी जो है वो सिक्योरिटीज इशू करती है, वो बॉन्ड्स इशू करती है, वो ये कहती है कि आप हमें 50 लाख रुपया दो, आप हमें 1 साल के लिए दो, उसके बदले में हम जो है आपको 52 लैक्स देंगे, 52 लैक्स देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो हमसे पैसा ले लेते हैं, बदले में हमें एक पेपर देते हैं। पेपर पे क्या होता है, एक प्रकार का एफिडेविट होगा, वहां पर ये एग्रीमेंट होगा कि आपसे हमने 50 करोड़ लिया है 1 साल के लिए और आपको हमें 52 लैक्स जो है ये देना ही देना है। तो गाइस इस प्रकार से जो भी हमारे कंपनी के बीच में अगर हम भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या फिर हमें इस प्रकार की सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं और वो सिक्योरिटीज जो है वो 1 साल से कम होती हैं, तो गाइस उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो अगर हम किसी भी कंपनी की और सिक्योरिटीज हमने खरीदी हुई हैं तो ये हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएंगी, 1 साल से कम है तो वो हमारी आ जाएंगी किसमें, करंट असेट्स में। और अगर ये सिक्योरिटीज जो हैं 1 साल से ज्यादा है तो गाइस यहां पर आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में ये देखने को मिलेंगी। इसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल की आपने मानिए कोई प्रोडक्ट बेच दिया हुआ है लेकिन अभी आपने उसके पैसे नहीं लिए हुए हैं, तो अभी आपको पैसे लेने हैं, तो ये आपने रिसीविंग में यानी अभी आपको लेने हैं, तो ये भी आपका करंट असेट्स में आएगा।
या आपको अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया गाइज, यहाँ पर सॉरी ये 2 बार लिखने हो गया। तो उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है, मानिए आप क्या करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का सेल करते हैं। आपने एक जगह से प्रोडक्ट्स खरीदे, अपने सेल पॉइंट पे पहुंचाए और यहां से आपको आगे बेचना है। तो आप बेच रहे हैं लेकिन अभी भी आपके पास जो चीजें पड़ी हुई हैं और आपको लग रहा है कि वो विद इन ईयर आपकी सेल हो जाएंगी सारी, तो गाइज ये भी आपके पास करंट एसेट्स में आएंगे। या फिर आपने मानिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पानी का बिल है, या फिर आपने उस अपनी बिल्डिंग का बिजनेस में जिसमें आप चला रहे हैं उसका रेंट आपने ऑलरेडी प्रीपेड कर दिया है, पहले ही आपने दे दिया हुआ है। तो गाइस ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी एसेट्स वाली साइड जो है एंटर होंगी। गाइज इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे कुछ फिक्स्ड एसेट्स हो गए। मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में हर एक ये जहां पर आपको एक एक ये छोटे छोटे वर्ड्स मिल रहे हैं गाइज, काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट स्लाइड्स में है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग होगी गाइज, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजिली हैंडल कर लेंगे। तो यहां पर देखिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में हमारे आगे फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमारे पास आगे फिक्स्ड एसेट्स, जैसे हमारे पास लैंड है, जैसे हमारे पास मशीनरी है, जैसे हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट्स हमने गाड़ियां खरीद के रखी हुई हैं, व्हीकल्स वगैरह हैं, या जो भी ऐसी चीज जिनकी आप कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन वो सिर्फ हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि 1 साल के बाद हमारे वो किसी काम की नहीं है। मानिए हम आज मशीन अगर खरीदते हैं तो हो सकता है वो 20 साल चले, तो 20 सालों में वो काम देगी, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारा फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया कि अगर वो सिक्योरिटीज हम मानो 5 साल के लिए 10 साल के लिए खरीदते हैं तो ये भी हमारी लॉन्ग टर्म आ जाएंगी। तो गाइस उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स, तो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जैसे पेटेंट हो गया आपका, कॉपीराइट हो गया, इसके अलावा हमारा गुडविल हो गया। तो गाइस ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स में आएंगी, क्योंकि अगर एक कंपनी की रेपुटेशन है तो रेपुटेशन 1 साल के लिए नहीं होती, वो आपको जब तक वो बिजनेस चलता है ऐसा मान के चलते हैं हम कि उस पूरे बिजनेस में वो उसका साथ निभाएगी। तो ये हमारी जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स आ जाएंगे। तो गाइस इसके साथ साथ आपको कुछ यहाँ पर फिक्शियस एसेट्स भी देखने को मिलेंगे। फिक्शियस एसेट्स ये कौन से होते हैं, जिनके ऊपर आप, तो गाइस फिक्शन का ही आपको अगर यहाँ पर लिटरल मीनिंग देखें तो फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन। तो इसका मतलब क्या होता है इमेजिनेशन, मानिए हमने क्या किया है, हमने बिजनेस के स्टार्टिंग में ही हमने कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट की हुई है, हमने ऐसी कुछ एडवर्टाइजमेंट की हुई है, या कुछ ऐसा बिजनेस के स्टार्टिंग में ही हमने अलग अलग जगह पे बैनर्स ऐसे लगाए हुए हैं जो हमें कम से कम 10-15 साल जो है वो हमें बेनिफिट देंगे। तो गाइस मानिए बिजनेस को आप शुरू करते हैं और एडवर्टाइजमेंट या इस प्रकार से जो आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदते हैं या बेसिक इस प्रकार के जो प्रिलिमिनरी आप एक्सपेंसेस करते हैं, मानिए वो आप कर देते हैं 10 लाख का, और ये 10 लाख आपको नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में जो है ये बेनिफिट पहुंचाएगा। तो यहां पर आप क्या करते हैं, फिक्शियस एसेट्स आप यहां पर इंक्लूड करते हैं। हर एक साल को जो करंट एसेट्स होते हैं वहां पर आप 2-2 लाख रुपया जो है इसका ऐड करते रहेंगे। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो इन्हें आप स्टार्टिंग में एक बार तो कर रहे हैं, लेकिन एक ही बार उसका जो है अमाउंट आप पूरा नहीं डाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप 2-2 लाख रुपया 5 सालों में करके, तो इस तरीके से आप इसको 10 लाख को कवर करना चाहते हैं। तो गाइस ये भी आपका फिक्शियस एसेट्स जो है ये आपका एसेट्स वाले कॉर्नर में आ जाएगा। तो गाइस इसके साथ जैसे कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, क्योंकि ये तो आपने माना कि ये आपने चीज खरीदी है, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे इस बिजनेस को बेनिफिट पहुंचेगा, लेकिन खरीदने के लिए ये सारी कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कहां से आ सकती है गाइस, कैपिटल या तो आ सकती है जो ओनर है या शेयर होल्डर्स हैं वो डालेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हम बारोइंग करेंगे। तो गाइस अब ये बारोइंग या कैपिटल हमारी किस तरीके से हो सकती है, लाइबिलिटीज हो सकती हैं हमारी। लाइबिलिटीज जो होंगी यानी जो हम बारो करेंगे ये करंट लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। ये हम 1 साल या फिर 1 साल से जो है ये कम के लिए अगर हम खरीदते हैं तो गाइस ये हमारा क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज। अगर इसी तरीके से हम मानिए बिजनेस हमारा बहुत बड़ा है, हम वर्ल्ड बैंक से जाके लोन लेते हैं, तो गाइस इस प्रकार के बिजनेस हमेशा आपको 15-20 साल 50 साल के लिए जो लोन होता है गाइस वो हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाता है बिजनेस की डेफिनेशन में। तो इसी तरीके से हमारा शेयर होल्डर्स की इक्विटी होगी यहाँ पर, यानी मैंने आपको बता दिया वीडियो के स्टार्ट में ही कि
ये इक्विटी क्या होती है कि अगर मानो 2 या 2 से जो है आपको ज्यादा पार्टनर्स देखने को मिले और वो बिजनेस में कुछ ना कुछ अमाउंट देके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारी इक्विटी आ जाएगी। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर है, वो अकेला आदमी है, तो उसका वहां पर आपका कैपिटल आ जाएगा। एट द एंड कैपिटल और इक्विटी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कैपिटल आप उसे कह सकते हैं जो अकेला आदमी है, और इक्विटी यानी इक्विटी अलग अलग आदमी जो मिलके पैसा डाल रहे हैं इक्विटी में, उसको भी आप कैपिटल कहेंगे। तो गाइस ये था हमारा फॉर्मेट। अब आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा गाइस आपको यहीं से आएगा। आपको हो सकता है इन्वेंट्री दी गई हो, वहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हो, तो आपसे ये पूछा जाए कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते वक्त हम इसको कौन से हेड के अंडर रखें, तो गाइस ये हमारा आ जाएगा असेट्स, और कौन सा असेट आ जाएगा, करंट असेट्स आ जाएंगे। तो गाइस डिटेल में देखते हैं अब हम सारी ये टर्म है। तो गाइस क्या कह रहा है, व्हाट आइटम्स आर ऑन द बैलेंस शीट, कि एक बैलेंस शीट को हम जब मेंटेन करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें अपनानी पड़ती हैं। तो क्या कह रहा है, बैलेंस शीट रिपोर्ट्स द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो मैंने ये आपको बता दिया कि उसमें क्या होगा, आपका एक एसेट होगा, लायबिलिटीज होगी, और जो कैपिटल होगी इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। और ये एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको ये बोला जाएगा कि यहां से आपको यहां तक आपको जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां से पीछे इस टाइम तक, यानी 2 पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स के बीच में हमारे बिजनेस ने क्या किया है, फंक्शन किया है, ये आप बताओ। तो गाइस ये आप बैलेंस शीट से बताएंगे। The items reported on the balance sheet correspond to the accounts outlined on your chart of accounts। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, आपके पास फ्रेज है एक, क्या है फ्रेज, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पर आप जो भी बैलेंस शीट में रिकॉर्डिंग करेंगे ये आपकी कॉरेस्पॉन्ड करनी चाहिए, ये बिल्कुल 100% मैच करनी चाहिए जो आपने मेंटेन करके रखी हुई है, किसमें, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यानी जो आपने लेजर अकाउंट्स में अलग अलग जगह से आपने जो जितने भी अलग अलग ट्रांजैक्शंस, अलग अलग प्रकार की ट्रांजैक्शंस आपने अलग अलग बुक्स में मेंटेन करके रखी हुई है लेजर अकाउंट्स में, तो गाइस वहां पे जो डेटा है वही डेटा आपको उठाकर ओरिजिनल डेटा जो है ये आपको बैलेंस शीट में यहां पर लाना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा असेट्स। तो ये असेट्स क्या होते हैं, द असेट्स सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ब्रेक्स डाउन व्हाट योर बिजनेस ओन्स ऑफ वैल्यू दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ये असेट्स क्या होते हैं कि असेट्स आपके पास वो ऐसे कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी गुड्स होती हैं, या कुछ ऐसा आप कह सकते हैं जिसको आप इजीली जब भी मन करे आप उसे बेच सकते हैं, और बेच के आप उसे इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। योर बैलेंस शीट विल लिस्ट योर असेट्स इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस पे, तो गाइस लिक्विडिटी क्या होती है कि सबसे पहले अगर आप यहां पर आपके पास मानिए करंट एसेट्स हैं, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं या फिक्शियस एसेट्स हैं, तो इनको आप बेचते हैं, सबसे जल्दी वो कैश की फॉर्म में कौन सा कन्वर्ट होता है, इस प्रकार से हम एसेट्स को देखते हैं। दैट इज इट रिपोर्ट्स एसेट्स इन ऑर्डर टू हाउ इजिली दे कैन बी कन्वर्टेड टू कैश। There are two main categories of assets included on your balance sheet। तो गाइस बैलेंस शीट में आपको 2 मेन जो कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। हालांकि फिक्शियस असेट्स का भी होता है, जिस प्रकार से आज की डेट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आप एडवर्टाइजमेंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। तो करंट असेट्स में मैंने आपको बता दिया कि ये 1 दिन से लेके 365 डेज तक हो सकता है। अगर इससे ऊपर आपका कोई असेट जा रहा है, यानी आपने कोई सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदा हुआ है, वो आपका 366 दिन का भी है, तो गाइस वो आपका लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। और लॉन्ग टर्म क्या होगा, यहां पर आपको 366 गाइस, यहां पर मैं आपको लीप ईयर भी आपको समझना होगा। तो अगर वो लीप ईयर है तो आप कह सकते हैं 367 डेज का भी अगर वो है तो ये आपका करंट असेट नहीं होगा, ये लॉन्ग असेट बन जाएगा। तो यहां पर अगर 1 ईयर से आपका वो वाली चीज जो है ये ज्यादा है तो ये आपका क्या है, लॉन्ग टर्म असेट बन जाएगा। फिक्शियस एसेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि मानिए बिजनेस को आपने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही आपने 10 लाख रुपया एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया, और ये एडवर्टाइजमेंट आपको आने वाले 5 सालों तक हेल्प करेगी। तो आप क्या करते हैं, 2-2 लाख रुपया हर एक साल में करंट एसेट्स के अंडर इसको शो करते रहते हैं। और क्या करते हैं आप, उसी तरीके से आप इसको जब अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस करते हैं तो आप क्या करते हैं, हर एक साल को बैलेंस करने के लिए आप 2-2 लाख रुपया डालते हैं। लेकिन जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इस प्रकार के एक्सपेंडिचर को हम, या इस प्रकार के एसेट को गाइस हम कहां रखते हैं, ये फिक्शियस एसेट्स में रखते हैं।
तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि करंट असेट्स जो होते हैं आपके जो असेट्स हैं आपके दो टाइप्स के हैं मेनली, करंट हो गया और आपका हो गया जो फिक्स्ड असेट्स होता है या जिसे हम लॉन्ग टर्म असेट्स भी कहते हैं। तो करंट असेट्स क्या होते हैं? करंट असेट्स कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ ईयर और लेस, कि एक साल के अंदर या उससे भी कम समय में ये आपके इजीली आप जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो गाइज, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम करंट असेट्स कहते हैं। जैसे करंट असेट्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन ऑन द बैलेंस शीट इनटू दीज अकाउंट्स। तो आपके करंट जो असेट्स होंगे ये आपके किस टाइप्स के हो सकते हैं? काफी सारे टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन जो मेन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वो मैंने यहाँ कवर किए हुए हैं। और उस असेट को देख के आपने अपना भी दिमाग लाना है कि क्या ये एक साल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मानिए एग्जाम में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपने किसी भी वीडियो किसी भी बुक में नहीं पढ़ी हुई है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर आपका रियल नॉलेज चेक करना है तो वो उसके इक्वलेंट ही कोई ऐसा आपको टर्मिनोलॉजी दे देगा कि वो देखेगा कि क्या इनको बेसिक नॉलेज है भी या नहीं है। तो आपको ये समझना है कि क्या ये असेट हम एक साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हुए तो गाइस ये हमारा करंट असेट आ जाएगा, नहीं कर सकते हुए तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा लॉन्ग टर्म असेट आ जाएगा। तो गाइस जिनको आप एक साल के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपके पास काफी सारे होंगे। जैसे आपकी कैश होगी या कैश इक्विवेलेंट्स। मानिए आपके पास चेक है, आपके पास ड्राफ्ट है, उसे आप तुरंत बैंक में जाएंगे और उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे, उसे एक साल नहीं लगेगा। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? करंट असेट कहते हैं। दीज आर यूर मोस्ट लिक्विड असेट्स इंक्लूडिंग करेंसी, चेक्स एंड मनी स्टोर्ड इन यूर बिजनेसेस, चेकिंग एंड सेविंग्स अकाउंट। आपके बिजनेस में आपने किसी भी अकाउंट में जाके जो पैसा जमा करवाया हुआ उसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक साल लग जाएगा आपको वो पैसा निकालते हुए, या एक साल से ज्यादा लग जाएगा आपको। 1 ईयर और विद इन 1 ईयर जो भी आप काम कर सकते हैं वो आपका करंट असेट्स में आएगा। तो गाइस इसी तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैंने आपको बता दी कि आपने शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अगर ये सारी चीजें सिक्योरिटीज खरीदी हुई हैं और वो सिक्योरिटीज की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम की है, तो ये आपका कहां आएगा? करंट असेट में आएगा। इसी तरीके से अकाउंट्स रिसीवेबल, आपने पैसा लेना है अभी, वो आपको आने वाला होगा फॉर यूर सर्विसेज दैट विल बी पेड इन द शॉर्ट टर्म, और ये पैसा आपको लगता है कि ये जल्दी आने वाला है, तो इसे आप कहां? करंट असेट्स में रखेंगे। इसी प्रकार से इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री को भी आपने यानी बिजनेस में अपने चीजें लाई हुई हैं बेचने के लिए, काफी सारी बेच दी हैं, काफी सारी रहती हैं और आपको ये लगता है कि ये इन्वेंट्री हमारी एक साल के अंदर जो है ये खाली हो जाएगी या इन्हें हम सेल कर देंगे, तो गाइस इन्वेंट्री को भी हम शॉर्ट टर्म असेट्स में रखेंगे या हम इन्हें करंट असेट्स भी कहते हैं। इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस, मानिए जो चीजें आपने जो है ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दी है, जैसे आपने बिल्डिंग का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी का किराया है या वाटर का किराया है या कुछ भी है ऐसे जो आपने एडवांस में पे कर दिया है गाइज, ये आपके करंट असेट्स में आएंगे। तो गाइज इसी तरीके से आपका फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट्स भी होते हैं। तो देखिए यहां पर लॉन्ग टर्म असेट्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे? दे वॉन्ट बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ ईयर। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसे असेट्स जिनको हम एक साल के अंदर जो है कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म असेट कहेंगे, लॉन्ग टर्म असेट कहेंगे, बोथ कहेंगे या नन ऑफ द अबव कहेंगे? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ये लॉन्ग टर्म असेट हम उसे कहेंगे। लॉन्ग टर्म असेट्स को फिर आप कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपके फिक्स्ड असेट्स हो गए। फिक्स्ड असेट्स कैसे हो गए? जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, लाइक कंप्यूटर्स, जो आपके पता नहीं, आपको भी नहीं पता कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन वो बिल्डिंग, वो प्रॉपर्टी, वो मशीन, वो कंप्यूटर आपके बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए काम करते रहेंगे गाइस। इनको हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स और ये हमारे लॉन्ग टर्म असेट्स में आते हैं। इसी तरीके से आपके पास कुछ सिक्योरिटीज भी होंगी, मानिए वर्ल्ड बैंक या आप किसी ऐसे IMF से जाके लोन लेते हैं या ऐसा लोन लेते हैं जिसकी ड्यूरेशन आपको रीपेमेंट की 1 साल से ज्यादा की होती है। ज्यादा वो कोई भी समय हो सकता है गाइस। जैसे चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो लीज पे लिया हुआ 99 ईयर्स के लिए। इस प्रकार से भी जब 99 ईयर्स या 100 ईयर्स के लिए भी कोई चीज खरीदी जाती है या एग्रीमेंट हो जाती है, तो यहां पर वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म असेट हो जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म असेट्स इन्वेस्टमेंट्स दैट कांट बी सोल्ड विद इन 1 ईयर। तो यहां पर जो आपके पास ऐसी कुछ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्हें आप 1 साल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, लेकिन आपके पास वो हैं,
तो ये आपकी किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में आ जाएगी। इनटेंजिबल असेट्स होते हैं जैसे गुडविल हो गया, आपने फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किया हुआ, आपके पास पेटेंट्स है या आपके पास कॉपीराइट है, तो गाइस ये सारी चीजें जो है आपको आपके बिजनेस को 1 साल से ज्यादा के टाइम के लिए आपको पैसा कमा के देंगी, आपको प्रॉफिट्स पहुंचाएंगी। तो जो भी 1 साल से ज्यादा के लिए हमें हमारे बिजनेस को, कंपनी को या बिजनेस एंटिटी को बेनिफिट पहुंचाए, तो गाइस उसे हम क्या कहते हैं, उसे लॉन्ग टर्म असेट कहते हैं हम। तो गाइस इसी तरीके से फिक्शियस असेट्स का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए ये जो शॉर्ट टर्म असेट और लॉन्ग टर्म असेट्स हो गए गाइस, ये काफी इजी हैं, मोस्टली कॉमनली आप हर एक वीडियो में देखेंगे, हर एक बुक में देखेंगे। और एग्जामिनर क्या करता है कि जो चीज वो देखता है कि बच्चा एस्पिरेंट हर एक जगह से पढ़ रहा है या जो मैक्सिमम बुक्स में से है वो कर ही लेगा, तो गाइस इससे हट के भी वो कई बार क्वेश्चन को सेट करता है। काफी ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और इस सिचुएशन में आपका फिक्शियस असेट्स का जो ये पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिक्शियस असेट्स क्या होते हैं, दे आर द असेट्स, these assets are the deferred revenue expenditure as well as intangible assets। तो भाई यहां पर देखिए आपको क्या करना है कि क्या कह रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है कि आपने 1 साल के लिए स्टार्टिंग में ही जो है, स्टार्टिंग में ही आपने बिजनेस शुरू किया और आपने काफी ज्यादा उसमें पैसा लगा दिया और ये पैसा जो है आपको आने वाले 10, 15, 20 साल तक बेनिफिट देगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, कि आप इसको टाइम्स में डिवाइड कर लेते हैं कि 1 साल के लिए हम इतना इतना रखेंगे, तो 1 साल के लिए जितना आप निकालते हैं उससे जब आप आगे पोस्ट कर देते हैं उसे, तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और इसी तरीके से जो इनटेंजिबल असेट्स होते हैं काफी सारे जिनकी आप इमेजिनेशंस करते हैं गाइस, वो भी आपके फिक्शियस असेट्स में आ जाएंगे। लेकिन इनटेंजिबल ये असेट्स कैसे हो गए, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप टेलीविजन पे या यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखते हुए जो एड्स आते हैं, तो गाइस इन एड्स के लिए भी जो है पेमेंट की जाती है, यूट्यूब के लिए अलग अलग कंपनीज करते हैं। या फिर आप शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदते हैं या उन पे डिस्काउंट जो आपको मिलता है आपको जो भी देते हैं, तो गाइस ये सारी चीजें जो हैं डिस्काउंट भी आपका फिक्शियस असेट्स में आ जाएगा। आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिक्शियस क्या होगा, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन उसकी कोई ना कोई जो है मॉनेटरी वैल्यू होती है। लेकिन यहां पर आपको ये याद रखना कि ये आपकी जो गुडविल होगी, पेटेंट्स होगी, ट्रेडमार्क्स होगे, इनको आप फिक्शियस असेट्स में नहीं रखोगे। इनको आप किस में रखोगे, मैंने आपको अभी बताया कि कॉपीराइट्स, गुडविल, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स, पेटेंट्स, ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म असेट्स में रखनी है और इंटेंजिबल असेट्स में रखनी है। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आने को मिल सकता है। आपको हो सकता है गुडविल दिया गया हो, पेटेंट दिया गया हो और पूछा जाएगा कि ये कौन से जो है असेट वाले हेड में आएगी, तो ये आपका लॉन्ग टर्म असेट में आ जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि होगा क्या, यहाँ पर आपका एक साइड असेट होगा और दूसरी साइड आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होगी, या फिर अलग अलग जो लोग होंगे उनकी इक्विटी होगी। तो यहां पर देखिए असेट्स में करंट असेट्स और जो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं हम देख बैठे हैं, और अब हम देखेंगे लाइबिलिटीज। तो गाइस लाइबिलिटीज क्या कह रहा है, द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ अ बैलेंस शीट लिस्ट्स अ कंपनीज लाइबिलिटीज। योर लाइबिलिटीज आर द मनी दैट यू ओ टू अदर्स। कि ऐसा लाइबिलिटी वो अमाउंट होता है जिसे आपने अभी बाकी वालों को देना है, जिनसे आपने बारो किया है उनको देना है। इंक्लूडिंग यूर रिकरिंग एक्सपेंसेस, मानिए आपने जो है लोन लिया हुआ है किसी से, 10 साल के लिए डेट लिया हुआ है और उसे आप हर एक महीने में जो रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। या आप लोन रीपेमेंट्स करते हैं एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेट्स। तो गाइस ये आपको सारी चीजें किसमें देखने को मिलेंगी, ये लाइबिलिटीज में देखने को मिलेंगी। लाइबिलिटीज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, 2 पार्ट्स में। ये कौन कौन सी होंगी हमारी, ये होगी करंट लाइबिलिटी होगी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। आई होप कि अगर आप काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अब तक आपको ये समझ आना चाहिए कि करंट लाइबिलिटी कौन सी होगी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी होगी। तो गाइस करंट लाइबिलिटी वो होगी जो भी आपने मनी बारो किया हुआ है उसे आपने 1 साल के अंदर जो है ये पे करना है, ये आपकी करंट आ जाएगी। और अगर उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है 1 साल से ज्यादा की है तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएंगी। तो गाइस इसके बाद अब हम देखेंगे कि कुछ शेयर होल्डर्स की इक्विटी भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहां पर क्या होगा, shareholders equity refers to the amount of money generated by a business, the amount of money put into the business by its owners or shareholders and any donated capital।
शेयर होल्डर्स इक्विटी इज योर नेट असेट्स। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये क्या कह रहा है, नेट असेट। मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर से यहां बताऊंगा। ऑन योर बैलेंस शीट इट्स कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला। तो गाइस कैसे है कि जो भी आपके पास बिजनेस है, यानी बिजनेस में आपने जो आपने पैसा लगाया हुआ है, असेट जो आपका पैसा कमा रहा है, आपका नेट असेट कौन सा होगा, जितना आपने पैसा लगाया हुआ है उसमें से जब आपने जो बोरोइंग्स की हुई हैं उनको आप निकाल दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये नेट असेट आ जाएगा। कि नेट आपका अपना ऐसा पैसा है जिसको आपने किसी को भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको कोई टेंशन नहीं है, बिजनेस डूबे या कुछ भी हो, अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपका अपना ही होगा। तो गाइस ये क्या आ जाएगा, स्टेक होल्डर्स इक्विटी आ जाएगी। अगर ये अकेला आदमी है तो उसकी ये अपना पर्सनल कैपिटल आ जाएगा। तो गाइस यहां पर आपके पास क्या कह रहा है, ये जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है इसमें कौन कौन सा अमाउंट होता है, मनी जनरेटेड बाय द बिजनेस, द अमाउंट ऑफ मनी पुट इनटू द बिजनेस। कि एक बिजनेस में जब बिजनेस ये शुरू किया था तो मानो उस बिजनेस में 100 करोड़ जो है अलग अलग शेयर होल्डर्स ने डाला था, और उस बिजनेस ने जब चला वो 5 साल तो उसने 20 करोड़ जो है और ऐड कर लिया है, या इसके बाद कोई डोनेशन भी उसको 10 करोड़ की दे देता है, तो ये जो उनका नेट रियल असेट जो है ये कितना आ जाएगा, ये 130 करोड़ का आ जाएगा। इसमें अब उन पे डिपेंड करता है वो बोरोइंग्स कितनी करते हैं, लायबिलिटीज कितनी बनाते हैं, और जितना भी वो करेंगे तो गाइस इन सब का जो है सम आपका क्या आ जाएगा, ये असेट आ जाएगा। क्योंकि ये सारा पैसा आपका कहीं ना कहीं इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, ये लोगों के पास जाएगा और ये आपको पैसा जो है कमा कर वापिस देगा। तो गाइस क्या कह रहा है, अब हमें देखना है ये कि इसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है, कि बैलेंस शीट को जब भी हम देखते हैं तो इसकी बैलेंसिंग कैसे होती है। व्हेन क्रिएटिंग अ बैलेंस शीट फॉर योर बिजनेस it's important to understand that as the name suggests your balance sheet must always be balanced। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं आपको बताता हूं एक चीज और, कि ये तो चलो कंपनीज की बात की जा रही है, ये बिजनेसेस की बात की जा रही है, हो सकता है आपको थोड़ा कम भी समझ आ रही हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली में जरूर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई होगा कि जो इनकम टैक्स को पे करता है। तो गाइस इनकम टैक्स की यहां पर मैं बात लेके उसकी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। तो इनकम टैक्स में आपको क्या बताना होता है कि मानिए आपके घर की इनकम जो है ये है 15 लाख है, ये 15 लाख है, और यहां पर आपको अगर भारत में देखेंगे तो ये अलग अलग स्लैब्स जो हैं चेंज होती रहती हैं। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, फिर 5 लाख तक, अभी कुछ पीछे की ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए 1.5 लाख जो है और ऐड किया गया। तो गाइस यहां पर देखिए, यहां पर हम मानते हैं कि आपको 5 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका 10 लाख बचता है इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अलग अलग स्लैब्स होती हैं, अलग अलग जो है स्लैब्स होती हैं। तो यहां पर देखिए, अगर इस टैक्स में से आपको बचना है, यानी 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स से बचना है, तो और भी कुछ सरकार के नियम्स होते हैं। अगर आप ट्रस्ट में दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं पैसा, या जिस तरीके से कोविड पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, आप अगर इसमें जो पीएम केयर फंड में देते हैं तो भी आपका इनकम टैक्स से आप बच सकते हैं। तो काफी सारी ये चीजें हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जब आपने इनकम टैक्स भरना है या इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फाइल करना है, तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये मेरी 15 लाख टोटल इनकम थी, और इसमें से मेरा 5 लाख तो जो सरकार कह रहा है इस पे नहीं होगा, और 10 लाख पे जो मेरा मानिए 50,000 रुपया जो है ये आपका 15K ये टैक्स पड़ना था, और 15K से मैंने 10 यहां पर दे दिया, 10 यहां पर दे दिया, 15 यहां पर दे दिया, यानी 35 तो मैंने पे कर दिया। अब सिर्फ 15,000 ही और जो है पे करना है टैक्स। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जितना भी आपका इनकम है और टैक्सेबल इनकम के साथ आपको ये पूरा मैच करके बताना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। यहां पर आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगी, जिसमें एक साइड आप असेट्स को देखते हैं और दूसरी साइड आपकी क्या होती है, लायबिलिटीज और जो इक्विटी या कैपिटल होती है। द टोटल वैल्यू ऑफ योर असेट्स मस्ट बी इक्वल टू द कंबाइंड वैल्यू ऑफ योर लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कह रहा है कि मानिए मैंने आपको बता दिया कि लायबिलिटीज आपने 50 करोड़ की बोरोइंग की हुई है, 100 करोड़ आपने अपना डाला हुआ है, तो ये आपका असेट जो है ये 150 करोड़ का होना चाहिए। क्योंकि अगर 150 करोड़ से आपका असेट ज्यादा हो जाता है
तो इसका मतलब आपके बिजनेस में ब्लैक मनी आ गया है, आपने वो जो है ट्रांसपेरेंट वे से वो पैसा नहीं कमाया हुआ है। अगर आपका यहां से नुकसान हो जाता है, मानिए आपने 50 करोड़ खरीदा हुआ है, आपने 100 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ की हुई है, लेकिन यहां पर आपके एसेट्स 120 करोड़ के हैं, इसका मतलब 30 करोड़ का गफलाबाजी है, यहां पर एम्बेजलमेंट है। तो इस सब को आपने करेक्ट करना है। जब ये सारा करेक्ट होगा, यानी ये इक्वल होगा, बैलेंस होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होगी। इसका मतलब जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो आपको लीगल एक्शन, पीनल एक्शन जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो क्या कह रहा है, व्हेन दैट्स द केस योर डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी इन बैलेंस, कि जब भी आपका एसेट वाला साइड जो है लाइबिलिटीज और कैपिटल इन दोनों को सम करके जो भी आ रहा है XYZ, जहां आ रहा है XYZ, जहां आ रहा है अमाउंट, तो इसका मतलब कि आपने जो ये स्टेटमेंट तैयार की है ये बैलेंस में है। दिस आइडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाउंडेशनल फार्मूला ऑफ बैलेंस शीट। तो इसे आप क्या कहेंगे गाइस, इसे आप बैलेंस शीट कहेंगे। तो गाइस अब हमने पूरा कंसेप्ट 100% जो है समझ लिया है, क्या होता है बैलेंस शीट, फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी एंट्री को कौन सी साइड रखना है। तो गाइस यहां पर अब हम कुछ MCQs देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स आर लिस्टेड एज, तो इनको आप बैलेंस शीट में, या आपने जो अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाई हैं, इन चारों में से कौन सी एक साइड है जहां पर इन सबको आप रिकॉर्ड करते हैं। अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट क्या वो होती है, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट होती है, या फिर असेट्स ऑन द बैलेंस शीट होती है, या लाइबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट होती है। तो यहां पर देखते हैं हम इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा असेट्स ऑन द बैलेंस शीट। तो ये इन्वेंट्रीज आपकी, कैश एंड इक्विवेलेंट्स और अकाउंट्स रिसीवेबल गाइस, ये जो होते हैं ये आपके करंट असेट्स में आते हैं। इनको आप 1 साल या 1 साल के अंदर जो है इजिली यू कैन कन्वर्ट देम ऑल इनटू कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनदर नेम फॉर बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट का एक और नाम भी है, हम उसे क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। की एट द एंड हम देखेंगे कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बैलेंस शीट ही बताएगा कि इसके टोटल असेट्स कितने हैं, इसकी लाइबिलिटीज कितनी है, इसकी अपनी कैपिटल कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि असेट्स 500 करोड़ के हैं लेकिन इसकी लाइबिलिटी जो है ये 490 करोड़ की है और इसका सिर्फ 10 करोड़ है अपना। यानी इतने बड़े बिजनेस में इसकी रियल इनकम जो है, या रियल इनकम नहीं आप कहेंगे, रियल जो इसका नेट असेट है वो सिर्फ 10 करोड़ का है। ये सारी चीजें गाइस हमें कहां से पता चलेंगी, ये बैलेंस शीट से पता चलेंगी। देखते हैं एक और क्वेश्चन कह रहा है, इन कंपनीज बैलेंस शीट, एक कंपनी की बैलेंस शीट में डैश अपीयर अंडर द हेड नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट का मतलब हो गया आपके फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट्स। तो ये लॉन्ग टर्म असेट्स गाइस कौन से होंगे, आपका गुडविल आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, या व्हीकल्स आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। आपको ये देखना है कि इनमें करंट असेट्स कौन से नहीं है। गाइस यहां पर आपको देखना है कि अपीयर अंडर द हेड नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट यानी इनमें से आपके पास लॉन्ग टर्म असेट्स या फिक्स्ड असेट्स कौन कौन से हैं। तो गाइस चारों में से एक आंसर होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर आपको करंट असेट्स पूछा जाएगा, तो करंट असेट्स में आपने वो देखना है जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल हमने देखा था, इन्वेंट्री देखी थी, कैश देखी थी, जिनको हम चेक्स देखे थे 1 साल के अंदर जो है हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते उन्हें हम फिक्स्ड असेट्स कहते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स कहते हैं, और कई बार उन्हें नॉन करंट असेट्स भी कहा जाता है। जैसे कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो गाइज आप कमेंट कर सकते हैं, almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर का हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल की या किसी और के भी, आपको क्या करना है कि आपको लाइक जरूर करना है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब भी आपका लाइक या एनकरेज करने वाला कमेंट आता है तो गाइज और भी मेहनत करने का जो है वो मन करता है, और इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि और भी क्वालिटेटिव नॉलेज आपको छोटी छोटी वीडियोस में, इन छोटी छोटी पीपीटीज में देखने को मिलेगी।
तो गाइज आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर भी शेयर की जाती है। हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए गाइज आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका ये बेनिफिट होगा, अर्ली मॉर्निंग आपको हर एक न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं, विजन की होगी, वाजीराम इनसाइट की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्म में जो भी बुक्स या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गाइस टाइम टू टाइम जो भी मेरे पास मटेरियल आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। आप जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करते गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, पीसी में, जो भी है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें ये आपका टेलीग्राम होना चाहिए, क्योंकि आपको ये अब हर एक वर्जन में देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें, आपको जो है बेनिफिट्स मिलता रहे और किसी भी एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर उसे क्लियर करके अच्छे रैंक के साथ क्लियर करें, गवर्नमेंट जॉब को लें, तो गाइस आपको क्या करना है, इस प्रकार के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स, चाहे वो मेरा हो गया, चाहे कोई भी है, चाहे वो किसी भी आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी से है भारत की, या आपका कोई फॉरेन का चैनल भी लगता है कि उससे भी हमें बेनिफिट हो सकता है, तो गाइस जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, उन तक आपको पहुंचाना, और खुद भी आपने इस प्रकार के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।